नारी का संघर्ष। ऋतु अपनी सास कावेरी से कहती है, मैं पूछती हूँ माँ जी, यह बुआ जी कब तक हमारे घर में रहेंगी? सारा दिन खांसती रहती हैं। आप इन्हें इनके घर भेजती क्यों नहीं? अरे ये अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं मरेगी, तभी पिंड छूटेगा हमारा इनसे। बड़ी बहू सरिता ने कहा। अरे तो जल्दी मरे ना, खुद के बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया। चली आई हमारी छाती पर मूंग दलने। ऋतु गुस्से से बोली, खुद नहीं आई है, हमारी प्यारी सासू माँ लेकर आई है इन्हें अपने साथ। सरिता भी गुस्से में थी। अरे तो मैंने क्या उसका जीवन भर का ठेका ले रखा है? मेरी बताई, मेरी सहेली की बेटी से शादी नहीं किया था इसने अपने बेटे का, उसी का बदला लेना चाहती थी। बहुत गुणगान करती रहती थी ना अपनी बहू का, उसे एहसास कराना चाहती थी कि उसका निर्णय गलत था। उसकी बहू बहुत खराब है। उसके मन में उसकी बहू के लिए नफरत भरना चाहती थी, इसीलिए तो उसे सिखा पढ़ाकर बेटे बहू से लड़ाकर यहाँ ले आई। सोचा था महीने भर रख कर वापस भेज दूंगी। अब तो 4 महीने हो गए, यह बीमार भी पड़ गई। अब तो कोई न कोई तरकीब लगाकर इसे वापस भेजना ही पड़ेगा। सास कावेरी ने धीरे से कहा, तब तक तुम लोग शांत रहो, मैं भी अब इससे ऊब गई हूँ। इसे भगाने का उपाय करती हूँ, नहीं तो यह जाने वाली नहीं। कविता ने अपने कमरे में लेटे लेटे सब सुना और उस मनहूस घड़ी को कोसने लगी जब वह अपनी भाभी की बातों में आकर अपने बेटे बहू से लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई थी। उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। 3 बहनें, एक भाई में कविता सबसे छोटी बहन थी। भाई सबसे छोटा था। पिताजी एक सुखी संपन्न इंसान थे। खेती बाड़ी अच्छी थी, फसल अच्छी होती थी और बेची भी जाती थी। घर में खाने पीने की कमी ना थी। परदादी की नज़रों में पोतियों को अच्छा खाना खाने की ज़रूरत ना थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, शौक मौज, सारी अच्छी चीज़ों पर सिर्फ पोते का हक था। पोतियों तो बस किसी तरह पल जाए, यही काफ़ी था। 18 वर्ष की होते ही उसकी शादी एक खाते पीते घर में कर दी गई। पति एक साधारण सी नौकरी करते थे, थोड़ी खेती भी थी। ससुर की कपड़े की एक दुकान थी। सास ससुर, 2 देवर, 2 नंदे थी ससुराल में। पति के साथ जीवन के संघर्ष में लगी रही, जिम्मेदारियों का बोझ उठाती रही। समय बीतता रहा, सास ससुर चल बसे, देवर नंदों की शादी हो गई, एक बेटे अनिल की मां बनी। सीमित आय, कम साधन में छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करती रही, पर अनिल की शिक्षा में कमी नहीं की। हर कदम पर, हर संघर्ष में पति का पूरा पूरा साथ दिया। अनिल एक योग्य संतान बना। अपनी पढ़ाई पूरी कर अनिल एक अच्छी नौकरी पा गया और उन्होंने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से कर दी। एक पोते का जन्म हुआ। अच्छे दिन आए ही थे कि पति चल बसे, वह अकेली हो गई। अनिल की शादी, पोते के जन्म, उसके पति की मृत्यु इत्यादि अनेक अवसरों पर उसकी भाभी भी आती रही। वह अनिल की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, पर कविता ने अनिल की शादी अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कर दी, जो सुंदर, सुशील और व्यवहार कुशल भी थी। उसकी भाभी कावेरी को यह बात एकदम पसंद नहीं आई। वह जब भी आती अनीता में कमियां निकालकर कविता को भड़काती रहती। अनिल की शादी की 4थी सालगिरह पर वह आई और कविता के कहने पर 15 दिनों के लिए रुक गई। कावेरी शुरू से ही अनीता को नापसंद करती थी और कविता को उसके विरुद्ध भड़काती रहती थी। कविता को अनीता से ज़्यादा शिकायतें नहीं थी, पर कावेरी के बार बार कहने पर कविता को भी अनीता के प्रत्येक काम में गलती नजर आने लगी। बात बात पर झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि कविता बेटे बहू के बार बार कहने पर भी नहीं रुकी और कभी ना आने की बात कह अपनी भाभी कावेरी के साथ अपने मायके आ गई। कविता का मायका उसके घर के मुकाबले ज़्यादा सुखी संपन्न था। घर कावेरी के नाम था और सारे पुश्तैनी गहने पैसे भी कावेरी के पास ही थे, इसीलिए घर में उसकी चलती थी। शुरू शुरू में कविता की खूब आवभगत हुई और सबने हाथों हाथ लिया।
अनिल लेने भी आया पर माँ नहीं गई। धीरे धीरे हालात बदलते गए और घर में कविता का महत्व कम होता गया। उसकी उपेक्षा होने लगी और कविता को अपना घर याद आने लगा। उसे यह भी पता चल गया कि जो बहुएं कावेरी के सामने अच्छी होने का दिखावा करती हैं, वे पीठ पीछे कावेरी का मजाक उड़ाती रहती हैं और भला बुरा कहती रहती हैं। उसने खुद अपने कानों से सुना था उन्हें बातें करते हुए। उसे अपनी बहू अनीता की याद आती और उसकी अच्छाइयाँ भी समझ में आने लगी थी। वह बीमार पड़ गई और सब ने उससे दूरियां बना ली। ना कोई उसका हाल पूछता, ना ही समय से उचित खाना दवा मिल रहा था। वह अपने घर जाना चाहती थी पर कैसे जाए। उसे अपने बेटे बहू पोते अपने घर की बहुत याद आने लगी। वह सोचती खुद ही तो आई थी और दीपक लेने आया तो भी नहीं गई। अब कैसे जाए, क्या करे, कैसे दूर होगी उसकी परेशानी, कब खत्म होगा उसका संघर्ष। सारा जीवन तो संघर्ष करते ही बीता, क्या बुढ़ापे में भी चैन नहीं लिखा। सोचते हुए कविता रोने लगी। मम्मी कैसी तबीयत है तुम्हारी, कहते हुए अनिल कमरे में आया। तुम? कविता हैरान हो गई। अनीता ने कविता के पैर छूते हुए कहा, मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं सबके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। कविता ने पूछा, पर मेरे बीमार होने की बात तुम्हें कैसे पता चला? मैं प्रतिदिन फ़ोन करके तुम्हारा हाल चाल जान लेता था। तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी खबर तो लूँगा ही। तुम ठीक थी तो कोई बात नहीं, पर अब बीमार हो, अब तो अपने घर चलो। अनिल माँ के पैर पकड़कर बोला, हाँ मम्मी जी, आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आपके बिना घर सुना लगता है। अनीता रोने लगी। आपका पोता भी आपको बहुत याद करता है। ना रो मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों के साथ अपने घर जरूर चलूँगी। मुझे समझ आ गया कि सारी गलतियाँ तुम लोगों की ही नहीं हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। मैं भी अपनी गलतियाँ सुधारूंगी और हम सब मिलकर रहेंगे। कविता कहते हुए अनीता को गले लगा लिया। सब हंसने लगे। कविता अपने बेटे बहू और पोते के साथ खुशी खुशी अपने घर को चल दी। उसके जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।